हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रेनीपीडिया स्किल्स। लास्ट टाइम हम लोग पॉलिटी के पीवाईक्यू एनालिसिस कर रहे थे काफ़ी डिटेल्ड वे में। एक क्लास में, एक सेशन में हम सिर्फ 4 से 5 एमसीक्यू या फिर मैक्सिमम नंबर अगर हम बात करें तो सिर्फ 10 एमसीक्यूज़ कवर कर पा रहे थे, राइट। तो वो क्या था, वो बेसिकली इंटरमीडिएट या फिर जो बिगनर्स हैं उनके लिए है, राइट। तो कुछ डिमांड थी कि हम लोग वो पीवाईक्यू लेके आए जिसमें हम एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में मैक्सिमम नंबर ऑफ पीवाईक्यूज कवर कर पाएँ। तो ये सीरीज़ रहेगी उनके लिए जो ऑलरेडी अपना सिलेबस ख़त्म कर चुके हैं एंड दे आर लुकिंग फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीवाईक्यूज। तो ये सीरीज़ रहेगी बेसिकली उन लोगों के लिए। तो हम इसमें ट्राई करेंगे। आज जो स्टार्ट करेंगे हम अपना टॉपिक वो होगा जुडिशरी से। और जब हम जुडिशरी को कवर करेंगे तो हम उसके जितने क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, राइट, एक अलग अलग डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स, डिफरेंट टेस्ट सीरीज से उठा के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सब क्वेश्चंस को बेसिकली सॉल्व करने को ट्राई करेंगे, राइट। स्टार्ट करेंगे हम अपने पहले क्वेश्चन से जुडिशरी के, राइट। पहले हम देखेंगे जितने पीवाईक्यूज हमें देखने को मिले एक सीरीज वे में। जब हमारे पीवाईक्यूज ओवर हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे अप टू 2020 या 2022 तक। उसके बाद जैसे हमारे वो पीवाईक्यूज खत्म हो जाएंगे, हम स्टार्ट करेंगे अपने जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। स्टार्टिंग में ही बता दूं आपको, हम एक क्वेश्चन पे ज़्यादा डिटेल फोकस नहीं करेंगे। ऑलरेडी मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों ने सब कुछ पढ़ा हुआ है। तो हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को हमने पढ़ा, क्वेश्चन को हम आंसर करेंगे ऑन द स्पॉट। आंसर करने के बाद हम देखेंगे कि अगर ये आंसर है तो ये आंसर क्यों है, बस एक बहुत शॉर्ट उसमें डिस्क्रिप्शन है, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम ऑफ योर्स एंड माइंड, हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि पहला क्वेश्चन है एंड बी एनर्जेटिक थ्रू आउट द सेशन, ताकि सारी चीज़ें डिटेल्ड वे में समझ पाएँ। सो पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड द स्टेटमेंट हियर इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टेंडर्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन मैटर ऑफ लॉ और फैक्ट। क्वेश्चन कह रहा है सिंपल कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट को एडवाइस कब देता है, राइट। पहला ऑप्शन, ऑन इट्स ऑन इनिशिएटिव, ऑन एनी मैटर ऑफ लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। भाई पब्लिक इंटरेस्ट का कोई लार्जर मैटर है तो अपने मर्जी से कुछ दे देगा क्या? ऐसा तो कुछ नहीं पढ़ा था हमने, आई गेस। इसमें याद करने की कोशिश करो आर्टिकल 143, राइट। एक हिंट तो मिल गया आप लोगों को। इफ़ ही सीक्स सच एन एडवाइस, शायद आर्टिकल 143 में ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है, राइट। तो ये तो हमारा सही है, लाइक ओनली इफ द मैटर्स रिलेटेड। देखो इसमें क्या हो गया, एब्सोल्यूट स्टेटमेंट आ गई, राइट। हम पिछली सीरीज में भी ये डिस्कस कर रहे थे, जहाँ पे भी कभी एब्सोल्यूट स्टेटमेंट देखने को मिले तो वहाँ पे एक बार फोकस जरूर करना। हो सकता है कि वो स्टेटमेंट गलत हो, राइट। 70 to 80% चांसेस होते हैं कि जो ओनली टाइप की जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो हमें गलत देखने को मिल सकती हैं। तो उस स्टेटमेंट पे एक बार ज़्यादा फोकस करना, राइट। लोग क्या करते हैं, लोगों ने फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन पढ़ा तो फिर उनके दिमाग में आया कि हाँ भाई प्रेसिडेंट तो फंडामेंटल राइट्स पे अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकता है। तो भाई लेकिन यहाँ पे ओनली लिखा हुआ है, खाली फंडामेंटल राइट्स के मैटर पे नहीं, और भी काफ़ी सारे मैटर्स हैं जिस पे वो एडवाइस सीख कर सकता है सुप्रीम कोर्ट की। और जो फैक्ट यहाँ पे रहेगा कि जो सुप्रीम कोर्ट से जो वो एडवाइस सीख करेगा, जो सुप्रीम कोर्ट से वो एडवाइस सीख करेगा वो बाइंडिंग नहीं होगी, राइट। ये भी हमने पढ़ा था कि जो सुप्रीम कोर्ट उसे एडवाइस देगा प्रेसिडेंट को वो बाइंडिंग नहीं होगी कभी भी, राइट। सो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, इफ ही सीक सच एन एडवाइस। अब जो हमने ये ऑप्शन नंबर 2 को सेलेक्ट करा है, राइट, हम यहाँ पे ऑप्शन 2 को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास रीजन क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में हल्का सा देख लेते हैं, हल्का सा डिस्क्रिप्शन। तो भाई इसका डिस्क्रिप्शन ये रहेगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो एडवाइस दे सकता है प्रेसिडेंट को, लेकिन तभी जब प्रेसिडेंट उससे एडवाइस मांगे, अपने आप अपने इनिशिएटिव से वो एडवाइस नहीं दे सकता, राइट। आर्टिकल नंबर 143 की हमने यहाँ पे बात करी। आर्टिकल नंबर 143 जो है प्रेसिडेंट को ऑथराइज करता है कि वो सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन ले सकता है। कौन से मैटर्स में? सबसे पहला मैटर्स रहेगा, कोई भी लॉ को क्वेश्चन कर रहा है, पब्लिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी एडवाइस दे सकता है।
ठीक है। और प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशनरी पावर होती है इस चीज़ में कि वो चाहे तो उस एडवाइस को एक्सेप्ट कर सकता है और चाहे तो उस एडवाइस को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, या फिर कोई भी प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी की वजह से कोई डिस्प्यूट आ रहा हो हैं एग्रीमेंट की वजह से, इन सारी चीज़ों में सुप्रीम कोर्ट से वो एडवाइस ले सकता है। दोनों ही केसेस में जो ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट देगा वो सिर्फ एक एडवाइजरी टाइप का जो एडवाइजरी टाइप का ओपिनियन होगा, ना कि इसमें कि भाई वो बाइंडिंग बन गई प्रेसिडेंट पे, तो वो कभी भी बाइंडिंग नहीं होगी, वो सिर्फ एक एडवाइजरी टाइप का जो है ओपिनियन होगा वहाँ पे। और प्रेसिडेंट जो है फंडामेंटल राइट्स के अलावा काफ़ी सारे मैटर्स पे एडवाइस ले सकता है, तो इट इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू फंडामेंटल राइट्स। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3 गलत हुआ एंड हमारा आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन 2 ओनली। तो सेकेंड क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोविज़न टू सेफ गार्ड द ऑटोनमी ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भाई सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस नेचर को बचाने के लिए क्या प्रोविज़न है। सो while appointing the Supreme Court judges, the President of India has to consult the Chief Justice of India। तो ये तो हमने पढ़ा था कि हाँ भाई जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट हो रही हो अदर देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी कंसल्ट किया जाता है। सो दिस इज ट्रू। तो हमारे 1 किस में है, हमें ए ऑप्शन में देखने को मिल रहा है और डी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो ये हमारे ऑप्शंस 4 बी एंड 3 ऑप्शन तो हमारे यहाँ पे वैसे ही एलिमिनेट हो गए, राइट। सेकंड, द सुप्रीम कोर्ट जजेस कैन बी रिमूव्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओनली। अच्छा, ऐसा तो कहीं हमने नहीं पढ़ा था। जो हमारे सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं उनका रिमूवल का एक प्रोसेस पढ़ा था हमने कि कैसे कैसे उनको रिमूव करा जा सकता है ना। पार्लियामेंट को में प्रेजेंट करना पड़ता है, पहले उनको प्रपोजल पार्लियामेंट में रखा जाता है, फिर कैसे इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन के बाद कैसे वो प्रेसिडेंट के पास फिर जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी उसमें, कॉलेजियम सिस्टम का फॉर्मेशन, तो वो सारी चीज़ें। तो ये तो गलत है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपनी मर्जी से तो किसी को नहीं हटा सकता। तो जहाँ हमें ऑप्शन 2 देखने को मिले वो काट दो, तो हमारा ऑटोमेटिकली आंसर 1 एंड 3 सही हो गया। लेकिन ये चीज़ें जो हैं, ये ऑप्शन एलिमिनेशन की जो टेक्निक है ये पहले ही पॉसिबल थी। अब क्या आता है, अब ऑप्शंस में आपको देखने को मिलेगा हाउ मैनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और हाउ मैनी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। तो ओनली 1, ओनली 2, तो इस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, राइट। तो अब तो हमने ट्रिक से इसको कैंसिल आउट कर दिया। लेकिन अगर हमसे कोई पूछे कि इसका आंसर क्या होगा, तो भाई अगर यहाँ पे स्टेटमेंट ऐसे होती कि ओनली 1, ओनली 2, नन ऑफ दी अबव, ऑल ऑफ दीज, तो आप क्या सेलेक्ट करते। देखो भाई ये तो हमारी सही है, राइट, हमारी स्टेटमेंट गलत हो गई, तो ओनली 1 तो आंसर नहीं होगा, राइट। फिर दी सैलरीज of the judges are charged on the consolidated fund of India to which the legislature do not have to vote। तो ये तो बिल्कुल सच है ना। पार्लियामेंट में इनकी जो सैलरीज से रिलेटेड चीज़ है वो डिस्कस करी जाती हैं, बट दे आर नॉट वोटेबल, राइट। याद रखना कि सैलरीज जो जजेस की सैलरीज से रिलेटेड डिस्कशन है वो पार्लियामेंट में बिल्कुल हो सकता है, लेकिन दे आर नॉट वोटेबल। तो और ये दे आर ऑल्सो चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। लास्ट ऑप्शन देखते हैं, ऑल अपॉइंटमेंट्स ऑफ ऑफिसर्स एंड स्टाफ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर मेड बाय द गवर्नमेंट ओनली आफ्टर द कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अच्छा, तो ये तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 आपस में कॉन्ट्रडिक्ट करता हुआ नहीं दिख रहा। भाई उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, कौन करता है इनका अपॉइंटमेंट, दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और किसकी एडवाइस पे, कैसे हमने पूरा प्रोसेस तो देखा हुआ है ना, कैसे कैसे उनकी अमेंडमेंट वाला प्रोसेस होता है, कैसे अमेंडमेंट की जाती है, मतलब कैसे उनकी अपॉइंटमेंट की जाती है, ठीक है। सो हमारा ऑप्शन नंबर 4 भी गलत है। तो हमारे पास ऑप्शंस बचे कौन से, 1 एंड 3, मतलब कि हमारे 2 ही ऑप्शन सही थे, तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 2, राइट। अब आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ the following are included in the original jurisdiction of the Supreme Court। जब हम बात करते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की, तो हमें क्या क्या चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलती हैं। बेसिकली ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में हमें जो देखने को मिलता है, सबसे पहले तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन हमारे कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल नंबर 131। इसके अंदर हम देखेंगे सेंटर और स्टेट के डिस्प्यूट, राइट,
स्टेट वर्सेस स्टेट के डिस्प्यूट, राइट, और सेंटर स्टेट वर्सेस स्टेट के डिस्प्यूट। यही 3 तरीके की चीज़ें देखने को मिलती है हमें यहाँ पे, तो पढ़ लेते हैं। द डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट्स, तो आपकी क्या कमांड है इस पे? ठीक है, सबसे पहली चीज तो हमने यही पढ़ी, सेंटर वर्सेस स्टेट, सही हो गया। A dispute regarding the election to either house of the parliament to that legislature of state, मान लो 1% आपको नहीं पता, ठीक है। फिर इसके बाद आता है a dispute between the government and a UT, क्या यूटी की बात करी गई है वहाँ पे? क्या वहाँ पे यूटी की कोई बात हुई है? तो चलो फिर भी इसको हम नहीं पता हमें। A dispute between 2 or more states, 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के बीच का डिस्प्यूट, तो ये भी हमारा सही है। तो हमारे ऑप्शंस जो हमें पता थे वो 1 और 4, ये दोनों ही सही होने चाहिए। इसमें भी 1 था, ठीक है, इसमें 1 नहीं था तो ऑप्शन बी तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, इसमें 1 नहीं था तो ऑप्शन डी हमारा वैसे ही एलिमिनेट हो गया। हमारे ऑप्शंस बचे गया 1 और 2 ओनली, एंड 1 और 4। तो सेकंड ऑप्शन क्या सही है यहाँ पे? सेकंड ऑप्शन कह रहा है इलेक्शन, पार्लियामेंट से रिलेटेड तो उसमें कोई बात ही नहीं करी जाती। वो आर्टिकल 131 तो बेसिकली सेंटर वर्सेस स्टेट, स्टेट वर्सेस स्टेट, और स्टेट्स, सेंटर स्टेट वर्सेस स्टेट्स की बात कर रहा है। तो ऑप्शन 2 हमारा वैसे गलत है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा फाइनल ऑप्शन बचेगा क्या? 1 और 4 ओनली, ठीक है। तो ये चीजें बतेंगी। और कोई भी इनके अलावा जो फर्स्ट टेंस में अपील की बात की जाती है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में की जाती है, ठीक है। कोई भी कोर्ट इन डिस्प्यूट्स को ऐसे ओरिजिनल मीन्स की तरह ट्रीट नहीं कर सकता, ठीक है। अब इससे आगे बात करते हैं। क्वेश्चन है हाउ मैनी हाई कोर्ट्स इन इंडिया हैव जुरिसडिक्शन ओवर मोर देन 1 स्टेट्स। यूटी, और स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कि भाई यूटीज इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो जब यूटी इंक्लूड, कौन सा, अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है यहाँ पे, आपको अपने आप आंसर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट करेंगे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से। हाउ मैनी हाई कोर्ट्स इन इंडिया हैव जुरिसडिक्शन ओवर मोर देन 1 स्टेट। कितने हाई कोर्ट ऐसे हैं, कितने हाई कोर्ट ऐसे हैं जिनका जो जुरिसडिक्शन है वो एक या एक स्टेट से अधिक पे है? तो ये तो डायरेक्ट फैक्चुअल टाइप क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसका आंसर वैसे होगा बी, और टोटल देयर आर अराउंड 3, हम ऐसे देखेंगे 3, मतलब टोटल तो देखो 21 हाई कोर्ट्स हैं, राइट। 21 उस टाइम पे जो 21 हाई कोर्ट्स थे उसमें से हमें देखने को मिलेगा 3 की जो जुरिसडिक्शन पावर है वो एक स्टेट से ज़्यादा पे है, ठीक है। स्टार्ट करेंगे बॉम्बे हाई कोर्ट से, मैं ऐसे लिख दूं ताकि आपका वो ना हो। बॉम्बे हाई कोर्ट सबसे पहले आता है हमारा बॉम्बे हाई कोर्ट, ठीक है। बॉम्बे हाई कोर्ट की जब हम बात करेंगे तो बॉम्बे हाई कोर्ट का जुरिसडिक्शन हमारा रहेगा महाराष्ट्र पे, गोवा पे, और दादरा एंड नागर हवेली हिल्स पे, ठीक है, और दमन एंड दीव पे। तो ये बेसिकली 4 स्टेट्स पे तो हमारा एक इसका जो जुरिसडिक्शन है बॉम्बे हाई कोर्ट का। फिर हम बात करेंगे गुवाहाटी हाई कोर्ट की। जब हम बात करेंगे गुवाहाटी हाई कोर्ट की तो इसका जुरिसडिक्शन रहेगा, जिसको पहले गुवाहाटी हाई कोर्ट को पहले हम असम हाई कोर्ट भी कहते थे। तो इसका हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में देखेंगे, जैसे असम हो गया, ठीक है, नागालैंड हो गया, ठीक है, मिजोरम हो गया, और अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है। तो बेसिकली इन 4 स्टेट्स पे हमें जो है इसका जुरिसडिक्शन देखने को मिलेगा। पहला कौन सा था? बॉम्बे हाई कोर्ट। फिर हमने कौन सा देखा? गुवाहाटी, जिसको पहले असम हाई कोर्ट कहा जाता था। और तीसरा तो हमें पता ही है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, जिसका जुरिसडिक्शन रहेगा पंजाब पे, हरियाणा पे और चंडीगढ़ पे, ठीक है। तो टोटल आउट ऑफ 21 हाई कोर्ट्स, दीज आर दी 3 हाई कोर्ट विच हैव जुरिसडिक्शन ओवर मोर देन 1 स्टेट। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो इसका आंसर तो हम ऐसे, ये थोड़ा फैक्चुअल टाइप हो गया था, और इसमें मेंशन था यूटीज। अगर यूटीज इंक्लूड करने को बोल देता तो ये बढ़ जाता। तो फिलहाल के लिए आंसर इसका ये है, बी। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भाई सुप्रीम कोर्ट जब हमने पढ़ा था, टोटल सुप्रीम कोर्ट के कॉम्पोजिशन को जब हमने देखा था कि उसमें एक तो सीजीआई होते हैं और कुछ अदर जजेस होते हैं, जैसे फॉर अराउंड 33 जजेस हमें देखने को मिलेंगे।
ठीक है। अर्लियर जब कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश हुआ था तो ये जो नंबर था वो 7 के अराउंड था, राइट, और +1 CGI था। तो ये नंबर बढ़ता कैसे है, इसको पार्लियामेंट बढ़ा सकती है बस, ठीक है, पार्लियामेंट के थ्रू ही ये बढ़ सकता है। इट कैन बी इंक्रीज जस्ट बाय पार्लियामेंट बाय लॉ, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी, प्रेसिडेंट का मतलब नहीं है, प्रेसिडेंट का मतलब सिर्फ अपॉइंटमेंट में है, चीफ जस्टिस का मतलब तो सिर्फ कंसल्टेशन में हो गया, और लॉ कमीशन का तो कोई मतलब ही नहीं है इसमें, ठीक है। एट प्रेजेंट टोटल अगर काउंटिंग की बात करें तो हमारे टोटल 33 जो हैं वो ये अदर जजेस हैं, और +1 हमारा CGI है, तो टोटल जो जजेस हो गए वो 34 हो गए, ठीक है। तो ये जो है ये रिपीटेडली बढ़ा है, ऐसा कुछ नहीं है, और इट कैन बी जस्ट बी इंक्रीज बाय पार्लियामेंट बाय लॉ। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हु विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कस्टोडियन किसे कहा जाता है? हु इज द कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो आंसर इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि भाई ऐसा ही क्यों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होगी। वैसे तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पे आंसर कर चुके होंगे इसको, लेकिन फिर भी एक पॉइंट रह जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही क्यों, ठीक है। क्योंकि देखो जो अगर हम देखो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसमें बहुत मतलब ये द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको आप ऐसे बहुत इजी वे में समझो कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है उसके पास बहुत सारी पावर्स हैं। वो सिर्फ फेडरल कोर्ट, जैसे हमारे फेडरल कोर्ट है जो हमारा अमेरिकन कोर्ट में देखेंगे, ठीक है, वो अलग अलग चीज़ें होंगी। लेकिन हमारे यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट है वो बिल्कुल अपर हाउस है, लाइक ही इज़ द फाइनल इंटरप्रेटर एंड द गार्जियन और कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई भी इंटरप्रिटेशन दिया है कि भाई ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये ऐसे मेंशन था, तो इसका क्या होगा, लाइक इसका मतलब क्या होगा? अगर हाई कोर्ट ने इवन अगर हम हाई कोर्ट की बात करें, जब हम एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन पढ़ेंगे, एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन में जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है कॉन्स्टिट्यूशनल, जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है वो। जब उसमें बात करेंगे तो यही पढ़ेंगे कि अगर हाई कोर्ट ने कोई भी इंटरप्रिटेशन किया है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, और उसको सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये गलत है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको टेक ओवर करके उसको गलत डिक्लेयर कर देगा और अपना इंटरप्रिटेशन दे सकता है, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल इंटरप्रेटर एंड द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज द गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जो स्पेसिफिकली फंडामेंटल राइट्स को पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि हाउ इट प्रोटेक्ट्स आवर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। और ये इंश्योर करता है, सुप्रीम कोर्ट ही एक ऐसी बॉडी है जो इंश्योर करता है कि जो बहुत सारी दूसरी ब्रांचेस हैं गवर्नमेंट की, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही काम कर रही है। अगर पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना रही है तो वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट ना करे, ठीक है। अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस प्लेस ना हो फंडामेंटल राइट्स पे, राइट। पार्लियामेंट तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस प्लेस कर देगी, तो वो जो रीजनेबल है वो ही वैलिड है, जो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं वो प्लेस ना करे जाएं। इसीलिए जो हमारे कस्टोडियन कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, वो कौन है? सुप्रीम कोर्ट, राइट। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे ग्राम न्यायालय एक्ट की, ठीक है। जब आप इसमें विद रेफरेंस टू द ग्राम न्यायालय एक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। आई होप आपने पढ़ा हो। तो ये द ग्राम न्यायालयस कैन हियर ओनली सिविल केसेस, देखो एब्सोल्यूट ओनली सिविल केसेस एंड नॉट क्रिमिनल केसेस। अच्छा चलो, फॉर द टाइम भी वैसे तो ये जो है ये क्रिमिनल केसेस के साथ साथ सिविल सूट्स या फिर जो सिविल रिलेटेड डिस्प्यूट्स होते हैं दोनों को डील करता है, ठीक है। पर चलो इसको होल्ड करें। द एक्ट अलाउज लोकल सोशल एक्टिविस्ट्स एज मेडिएटर्स एंड रिकंसिलिएटर्स, बिल्कुल ट्रू, ठीक है। तो ये जो एक्ट है, सबसे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, मतलब ये तो हमारा गलत है, क्योंकि जो ग्राम न्यायालय है वो सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस दोनों को डील कर सकता है, और सोशल जो एक्टिविस्ट हैं वो एज अ मेडिएटर और रिकंसिलिएटर यहाँ पे एक्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, ऑप्शन नंबर बी। एंड ऑप्शन नंबर बी जो कि है कि भाई सोशल एक्टिविस्ट और मतलब सोशल एक्टिविस्ट एज अ मेडिएटर
यहाँ पे काम करेंगे। ठीक है, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं ग्राम न्यायालय की। ठीक है, जब हम ग्राम न्यायालय की बात करते हैं तो ग्राम न्यायालय जो हमारा इस्टेब्लिश हुआ था, ग्राम न्यायालय जो हमारा इस्टेब्लिश हुआ था वो ग्राम न्यायालय एक्ट आई थी 2008 में। ठीक है, ग्राम न्यायालय एक्ट हमें 2008 में देखने को मिली थी। ठीक है, और ये क्यों आई थी? क्योंकि हमारे जब हम कोर्ट की बात करें तो वहाँ पे काफ़ी सारे पेंडिंग केसेस देखने को मिल रही थी। ठीक है, और रूरल एरियाज़ में, स्पेसिफिकली रूरल एरियाज़ में जस्टिस को ईजिली अचीव कर पाएँ, तो वहाँ पे इसलिए आया था ये। और ये जो है क्रिमिनल केसेस के साथ साथ सिविल केसेस और सिविल डिस्प्यूट्स के साथ सिविल डिस्प्यूट्स पे भी काम कर रहा था, जो कि हमारे फर्स्ट शेड्यूल और जो हमारे सेकंड शेड्यूल है उसके अंदर मेंशन्ड है। ठीक है, और जो सोशल एक्टिविस्ट से रिलेटेड अगर हम बात करें तो हाँ बिल्कुल, अगर हम सोशल एक्टिविस्ट से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो इसका कोई मतलब ये जो ग्राम न्यायालय जो है ये बाउंड नहीं है किसी भी एविडेंस रूल से, जो कि हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में प्रोवाइडेड है। लेकिन नेचुरल जस्टिस के जो प्रिंसिपल्स हैं और जो रूल हाई कोर्ट बना रहा है उससे ये बाउंडेड है। ग्राम न्यायालय जितने भी हैं वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस और जो हमारे जो रूल्स हाई कोर्ट बनाएगा उनसे ये एसोसिएटेड है। तो कब फॉर्म हुआ था ग्राम न्यायालय? इट वॉज फॉर्म्ड इन 2008। तो ग्राम न्यायालय एक्ट जो है वो 2008 में आई थी और रूरल एरियाज में इजीली जस्टिस पहुंचाने के लिए। आई होप ये क्लियर हो गया। तो इसका आंसर हमें समझ में आया कैसे है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि इन इंडिया जुडिशियल रिव्यू इम्प्लाइज, जुडिशियल रिव्यू अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इसका इजी वे में आंसर दे सकते हो कि द पावर ऑफ द जुडिशरी टू प्रोनाउंस अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉ एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। मुझे तो काफ़ी हद तक स्टेटमेंट सही लग रहा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द पावर ऑफ द जुडिशरी टू क्वेश्चन द विजडम ऑफ द लॉज इनेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर। अच्छा, तो भाई क्वेश्चन द विजडम ऑफ द लॉ, नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तो पहले ही गलत हो गया ये। द पावर ऑफ द जुडिशरी टू रिव्यू ऑल द लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट्स, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। सारे तो नहीं भाई, अगर सारे ही रिव्यू करने लगेगा तो ऐसे तो जो है सारी पावर इसके पास है कि जुडिशरी जो चाहे वो कर पाएगा, चेक एंड बैलेंस वाला सिस्टम ही खत्म हो जाएगा फिर। द पावर ऑफ द जुडिशरी टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट गिवन अर्लियर इज सिमिलर और डिफरेंट केसेस। थोड़ा सा अटपटा स्टेटमेंट है। द पावर ऑफ द जुडिशरी टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट गिवन अर्लियर इन सिमिलर। भाई जुडिशरी के पास पावर तो है, ये स्टेटमेंट है को अपने जजमेंट को वो रिव्यू कर सकता है, ठीक है, लेकिन ये जुडिशियल रिव्यू के कॉन्सेप्ट में नहीं आ रहा। जुडिशियल रिव्यू के कॉन्सेप्ट में आ रहा है ये कि भाई जुडिशरी जो है कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉ के बिहाफ पे देख सकता है और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जो हैं उनको इस बिहाफ पे चेक कर सकता है। ठीक है, 3 डायमेंशन से ही इंश्योर हुआ है जो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है। भाई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन में फेयरनेस लाई जा सके, है ना, तो जो फंडामेंटल राइट्स गारंटेड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में उसको हम प्रोटेक्ट कर सकें, और जो लेजिस्लेटिव के जो कॉम्पिटेंस है सेंटर और स्टेट के बीच में जो भी रूल ऑफ क्वेश्चन को लेकर लड़ाई चलती रहती है उसको सॉल्व कर सके, और कोई भी ऐसा अजीब या फिर कोई भी अनरीजनेबल लॉ ना आए या फिर जो भी हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, तो इसीलिए हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है वो देखो। विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को रेफर करते हुए स्टेटमेंट देख लेते हैं। नो हाई कोर्ट शैल हैव द जुरिसडिक्शन टू डिक्लेयर एनी सेंट्रल लॉ टू बी कॉन्स्टिट्यूशनल इनवैलिड। क्या नहीं है? बिल्कुल है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा गलत। सेकेंड, एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन। भाई जुडिशियल रिव्यू की पावर खत्म कर रहे हो क्या? तो ये क्वेश्चन भी गलत है, तो इसका तो आंसर हो जाएगा सीधा नीदर 1 और 2। हाई कोर्ट किसी भी स्टेट लॉ को और किसी भी सेंट्रल लॉ को, याद रखना हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट किसी भी स्टेट लॉ को या किसी भी सेंट्रल लॉ को जुडिशियल रिव्यू के कंसेप्ट में रखते हुए जो है, जब हम रिट्स पिटीशन पढ़ेंगे ना तो आर्टिकल मतलब कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर आर्टिकल 13 और आर्टिकल 226 के अंदर ये सारे प्रोविजंस दिए हुए हैं जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड।
तो भाई जो अगर कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है कोई भी प्रोविज़न, स्टेट लॉ हो चाहे सेंट्रल लॉ हो, तो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, दोनों ही उस पर एक्ट कर सकते हैं, राइट। और सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत ही है। सेकंड जो ये अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये हम जो सबसे पहले हम देखेंगे केशवानंदा भारती केस जो 1973 में आया था, ये उससे रिलेटेड है, ठीक है। कि भाई उसी में कहा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो हैं वो चैलेंज किए जा सकते हैं, ठीक है, अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसको फिर वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया था। अब ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मूव ऑन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द 44th अमेंडमेंट एक्ट, द 44th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस एन आर्टिकल प्लेसिंग द इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। अच्छा जी, ऐसा तो कुछ नहीं था। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्यों आई थी? जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, देखो 44th अमेंडमेंट एक्ट आई 1978 में, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आई थी 1976 में। जब ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आई, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस आए जो कि भाई गलत थे या फिर जो कि बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं कर रहे थे। तो 44th अमेंडमेंट एक्ट इसीलिए आया गया था कि भाई कुछ अमेंडमेंट्स जो कि 42nd में हुए उसको नलिफाई कर सकें, ठीक है। और ऐसा कोई भी प्रोविजन हमें वहाँ पे देखने को नहीं था, ठीक है। क्वेश्चन स्टेटमेंट आती है 2, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्ट्रक डाउन द 99th अमेंडमेंट और टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बीइंग वायलेटिव ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। 99th अमेंडमेंट एक्ट में क्या आया था? NJAC, ठीक है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। NJAC को 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जो है रिमूव कर दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो सही हो जाएगा, ठीक है। और NJAC क्यों आया था? कॉलेजियम सिस्टम में जितनी भी कमीज थी, कॉलेजियम सिस्टम में हमें जितनी भी कमी देखने को मिली थी, उसको ओवरकम करने के लिए जो है वो NJAC आया था। फिर जो है इसको, क्योंकि ये इंडिपेंडेंस नेचर, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे इश्यूज हमें देखने को मिले थे, जैसे कि इनके ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड फिर इशू हो गया था, इसमें वीटो पावर से रिलेटेड इशू देखने को मिला, तो इसीलिए इसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया और हमारा कॉलेजियम सिस्टम ही अब यूज़ होता है। आई होप यू एंजॉयड ऑल द 10 क्वेश्चंस टिल नाउ एंड देन सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। और ब्रेनीपीडिया को फॉलो करना ना भूलें, ऐसी अच्छे अच्छे अपडेट्स के के लिए आप ब्रेनीपीडिया को फॉलो करें। एंड नेक्स्ट सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे और ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस वहाँ पे सॉल्व कर पाएँ। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग ब्रेनीपीडिया।